The main objective of estimation of regulation is the main objective of estimation of regulation is to calculate. The main objective of estimation of regulation is to calculate percentage rise of voltage, when the load is suddenly throw off comma लगा के, so that necessary insulation level can be designed and also other consideration is to estimate voltage drop with continuous increase in loading thereby necessary compensating device to be installed now ये क्लियर है ना, ये हो रखे है ना, ये जो लिखा है मेनली जैसे यहाँ पे वोल्टेज है, जैसे इसका एज्यूम कर लो कोई भी पहले वोल्टेज चल रहा है 11 kV, जब यहाँ पे लोड कनेक्टेड था, ठीक है, अगर ये लोड यहाँ से डिस्कनेक्ट होगा तो ये वोल्टेज राइज करेगा, मतलब कोई ड्रॉप नहीं हो रहा ना, अब राइज करके मान लो ये पहुंच गया 13 kV तक, पहले आपने इंसुलेशन 11 kV के लिए लगाया होगा, लेकिन अगर ये इंक्रीज करके 13 kV तक पहुंच गया तो आपका तो इंसुलेशन डैमेज हो जाएगा। तो वोल्टेज रेगुलेशन की स्टडी से एक तो हम इंसुलेशन प्रॉपर डिजाइन कर सकते हैं कि कितना हमारे पीक आ सकता है, नो लोड माइनस फुल लोड, मतलब वोल्टेज रेगुलेशन कितना रहने वाला है। दूसरी चीज, आप लॉसेस के बारे में भी एस्टिमेशन लगा सकते हो कि लॉसेस कितने होने वाले हैं। लॉसेस यही तो है, नो लोड माइनस फुल लोड, ये आपके लॉसेस ही हैं। अगर मान लो यहाँ पे आप 13 kV ले रहे हो और 11 kV लोड के साथ में आ रहा है, तो बचा हुआ बीच का 2 kV इसमें चला गया, वोल्टेज ड्रॉप है, जो वोल्टेज ड्रॉप है वो आपका लॉस ही है एक तरीके से, तो ये आपका लॉसेस है। तो ये फॉर्मूला लिख लो, परसेंटेज वोल्टेज रेगुलेशन इक्वल्स टू दिस। in case of V रेटेड क्या होगा, V फुल लोड। V रेटेड इक्वल्स टू V नो लोड। इनका खाना बना रहे थे, खा रहे, लोडिंग थोड़ी देर फोटो भी कुंफू पांडा की बनी हुई है।
अरे ये नोट करो, ये नीचे वाला है ना, ठीक है, फिर भी लिख लेना, भूल जाते हो नहीं सर। जो क्या नो, फुल लोड वैल्यू कौन सी लोगे, सेंडिंग एंड वोल्टेज या रिसीविंग एंड वोल्टेज, और नो लोड वैल्यू दोनों इक्वल रहेगी, हो भी सकता है कुछ अलग हो सकता है सेम हो, केस तो दोनों बन सकते हैं मे बी, जैसे परसेंटेज वोल्टेज रेगुलेशन, वैसे अप्रोक्स आ सकती है, ऐसे वी डैश मिल जाएगा, मैं VSC लिखा रहा हूँ क्योंकि अप्रोक्स आ जाएगी आपकी, ठीक है, ये आपके परसेंटेज वोल्टेज रेगुलेशन हो गया। तो कितना होता है वोल्टेज रेगुलेशन, ट्रांसमिशन लाइन के लिए लगभग 5% से कम मिल जाएगा, डिस्ट्रीब्यूशन के लिए 6% से, ये स्टैंडर्ड डेटा है, हर एग्जाम के लिए भी थोड़ा सा चेंज हो जाता है, ठीक है, तो आपको नॉर्मल तो 5 वाला 6 वाला याद रखना है, अगर कहीं कोई क्वेश्चन आए तो उसको ध्यान रखना है पहले, मतलब पहले ही पकड़ लेना उस क्वेश्चन को सॉल्व करते टाइम, तो इसमें एक नोट करके लिख लो, एक सेकंड ये याद रखना, यहाँ लिख लेना, VS कौन सी वोल्टेज है, रिसीविंग एंड की वोल्टेज है एट नो लोड, बस होगा क्या कि नो लोड पे VS किसके इक्वल हो जाएगी, मतलब VR और VS दोनों सेम हो रहे होंगे, ये क्लियर है ना, और VR आपकी रिसीविंग एंड वोल्टेज इसीलिए लोग V डैश भी कई बार लिखते हैं। अभी बात यही लिखना है बस, वो नहीं बताना, ये लिख लो, ये इम्पोर्टेंट है यार, इसको याद है इसलिए नहीं लिखा इसमें। इसमें कंफ्यूजन सबको जैसे आता है, अगर आप बाहर किसी से पूछोगे ना, ये क्या हमने ऐसे देख लिया, लोग रटते रहते हैं और हर में भूल जाते हैं कि यार यहाँ नो लोड आता था या फुल लोड आएगा, ये कंफ्यूजन सबको रहता है, अगर इसको क्लैरिफाई सही ढंग से नहीं करते तो ये रहता है हर के, नोट करके लिखो, द परसेंटेज रेगुलेशन शुड बी लेस देन, द परसेंटेज रेगुलेशन, रेगुलेशन का मतलब देखो वोल्टेज रेगुलेशन ही चल रहा है ट्रांसमिशन लाइन में, द परसेंटेज रेगुलेशन शुड बी लेस देन 5%, should be less than 5% in case of transmission, in case of transmission, and less than 6% in case of distribution, less than 6% in case of distribution, in case of distribution,
ट्रांसफार्मर के अंदर भी वोल्टेज रेगुलेशन का एक फॉर्मूला देखा था क्या? आई आर फाई अपॉन वी आर प्लस माइनस आई आर वी आर साइन फाई। अगर परसेंटेज में तो 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसी क्या बोला था हमने? परसेंटेज वोल्टेज ड्रॉप हो गया, वोल्टेज रेगुलेशन या फिर रेजिस्टेंस ड्रॉप भी बोल सकते। तो ये प्लस किसके लिए आएगा? लैग माइनस फॉर लीड। ठीक है, नोट कर लो इसको। इसको मैं परसेंटेज वी आर लिख सकता हूँ क्या? परसेंटेज वी आर कॉस फाई प्लस माइनस परसेंटेज वी एक्स साइन फाई। ये परसेंटेज वैल्यू है ना। आई आर को अगर वी आर से डिवाइड कर दो या आई एक्स को वी एक्स से, तो परसेंटेज वैल्यू 100 से भी मल्टीप्लाई कर रहे हैं। इसका बेस तो यही है। फाई क्या है? पावर फैक्टर एंगल। लिख लेना फाई एरो करके, पावर फैक्टर एंगल। पावर फैक्टर एंगल फाई। ये हो गया। सबसे पहला कंडीशन फॉर मैक्सिमम रेगुलेशन। कंडीशन फॉर मैक्सिमम रेगुलेशन। तो मैक्सिमम रेगुलेशन किस लोड पे अपीयर होगी? लैगिंग या लीडिंग? लीडिंग। और इसकी एक कंडीशन आएगी टेन फाई, इधर देख लेना, इक्वल टू जब आपका एक्स अपॉन आर आ जाएगा, तो वो कौन सी कंडीशन होगी? मैक्सिमम रेगुलेशन की। नाउ फाई इक्वल्स टू टेन इनवर्स एक्स अपॉन आर आएगा। एक थीटा आता है, थीटा आता है ट्रांसमिशन लाइन का एंगल। जैसे ट्रांसमिशन लाइन के अंदर भी आपका आर हो रहा होगा, एक साइड में एक्स आ रहा होगा, आएगा ना? ये जेड, ये वाला थीटा ट्रांसमिशन लाइन के अंदर आ रहा होगा। ये आपकी ट्रांसमिशन लाइन का है। ट्रांसमिशन लाइन के केस में थीटा कितना आता है? टेन इनवर्स एक्स अपॉन आर। ठीक है, यहाँ पे भी जो फाई आ रहा है इसका, वो कितना आ रहा है? एक्स अपॉन आर, टेन फाई इक्वल टू। नाउ फाई और थीटा इक्वल हो जाएंगे क्या? मतलब मैक्सिमम वोल्टेज रेगुलेशन तब होगा जब लाइन का पावर फैक्टर एंगल इक्वल टू हो जाए लाइन के इंपेडेंस एंगल के। ये ट्रांसमिशन लाइन का इंपेडेंस एंगल है। थीटा क्या है? ट्रांसमिशन लाइन इंपेडेंस एंगल। ठीक है, वैसे cos फाई भी तो निकाल सकते हो एक्स आर से। cos फाई क्या आ जाएगा? आर अपॉन जेड आएगा ना। इसे निकाल लो भाई, आर अपॉन जेड। ठीक है, इसको नोट करो। हो गया? हाँ, ये लिख लेना और लैगिंग लोड।
लैगिंग लोड के लिए होगा ना मैक्सिमम, बस फाई की वैल्यू इक्वल टू थीटा हो जाएगी, पावर फैक्टर एंगल इक्वल हो जाएगा जब इम्पिडेंस एंगल के, तो उस टाइम पे आपका मैक्सिमम वोल्टेज रेगुलेशन मिलेगा। जैसे अच्छा मैक्सिमम होता है मिनिमम, मिनिमम जितना मिनिमम होगा उतने लॉसेस कम से कम है। ये आपका लॉस ही है भाई, ये लॉस ही है वी एस माइनस वी आर, जो ड्रॉप हो रहा है वो आपका लॉस ही बताता है ये। जैसे 5% अगर रेगुलेशन है, इसका मतलब 5% आप पीछे चल रहा है। दूसरा आएगा कंडीशन फॉर जीरो रेगुलेशन। ये किस पे अपीयर होगा, किस लोड के लिए, लीडिंग लोड के लिए आएगा क्या, बोलो। अरे यहाँ देखो, प्लस वाला लैग के लिए, माइनस वाला लीड के लिए। ज्यादा कब जाएगा, यहाँ कौन सा साइन लोगे, प्लस, मतलब लैग। और जीरो कब जा सकता है, जब यहाँ बीच में माइनस साइन आए, उसके अलावा कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, तो लीडिंग लोड के अंदर ये जीरो जा सकता है। और उसकी जो कंडीशन है वो है 10 फाइव इक्वल टू, यहाँ एक्स अपॉन आर था, यहाँ आर अपॉन एक्स आएगा, जस्ट उल्टा। ये उसमें भी देखे हुए हैं आपके पहले। नो, इधर एक बार ध्यान से देखना। अब फाई और थीटा में रिलेशन बता सकते हो, थीटा तो अभी भी सेम है ये, वन अपॉन थीटा नहीं आएगा, वो टेन इनवर्स आर अपॉन एक्स है, वो टेन इनवर्स एक्स अपॉन आर है। इसको अगर मैं कॉट फाई लिखूं तो वो क्या आएगा, एक्स अपॉन आर उल्टा। नो, कॉट फाई को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 10 90 माइनस फाइव इक्वल टू एक्स अपॉन आर, लिख सकते हैं। नो, एक्स अपॉन आर क्या है, या इसको टेन इनवर्स उधर ले जाओ, 90 माइनस फाइव इक्वल टू, अगर मैं टेन इनवर्स एक्स अपॉन आर लिख सकता हूँ या नहीं अब तो ये क्या है, थीटा। 90 माइनस फाइव इक्वल टू थीटा, इसका मतलब थीटा प्लस फाइव की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 90। उस टाइम पे आपके मैक्सिमम वोल्टेज रेगुलेशन आ रहा होगा, याद ये दोनों ही रखने बस, ठीक है। उसमें थीटा इक्वल टू, मतलब फाइव इक्वल टू थीटा था, इसमें थीटा प्लस फाइव इक्वल टू 90 डिग्री फॉर मैक्सिमम वोल्टेज रेगुलेशन। अगर कोई आपसे कॉट फाइव पूछे, मतलब सॉरी कॉस फाइव, पावर फैक्टर, ये भी आपका पावर फैक्टर है कॉस फाइव, कॉस फाइव निकाल सकते हो। इस बार एक्स अपॉन बनाओगे ना, पावर फैक्टर है, बस ये तीन तीन याद रखें। ये कहानी समझने के लिए ही है, ठीक है। चलो इसको भी रोकते हैं। ये हो गया, चले आगे, बाकी है क्या। देखो पावर के लिए मैं आपके ज्यादा डिटेलिंग में नहीं, क्योंकि पावर्स वगैरह वो न्यूमेरिकल के लिए काम में आता है, जो बेसिक वाला है वही करा रहा हूँ। हो गया। अलग टॉपिक।
हम लोग मीडियम और लॉन्ग में नहीं जा रहे हैं, उनके फॉर्मूला और बड़े बन जाते हैं। जैसे शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन है, ये ऐसा कुछ ट्रांसमिशन सिस्टम आता है आपका, सिंगल लाइन डायग्राम में देखा होगा। ये ये एक बस है, ये वाली दूसरी बस हो गई आपकी। नो, इसके ऊपर आपको कुछ वोल्टेज मिल जाएगा और इसके ऊपर भी आपको वोल्टेज मिलेगा। जैसे इसके ऊपर आपका वोल्टेज है Vs, यहाँ का वोल्टेज होगा VR, सेंडिंग एंड वोल्टेज एंड रिसीविंग एंड वोल्टेज। यहां से एक करंट जाएगी जिसको बोलेंगे सेंडिंग एंड करंट, और इधर जो करंट आएगी उसको बोलेंगे रिसीविंग एंड करंट। ठीक है, इधर से पावर कितनी जाएगी, क्या मैं PS प्लस JQS बोल सकता हूँ? इधर से PS प्लस JQS बोल सकते हैं, नहीं बोल सकते? मतलब PS का मतलब सेंडिंग एंड एक्टिव पावर, सेंडिंग एंड रिएक्टिव पावर। SS का मतलब सेंडिंग एंड कॉम्प्लेक्स पावर। और इस साइड ये लोड है आपका, इस साइड रिसीविंग एंड होगा PR प्लस JQR, यही आएगा। नाउ यूजफुल पावर किसको मान के चलते हैं हम? एक्टिव वाले को। रिएक्टिव का काम बेसिकली लाने का होता है एक तरीके से। बिना रिएक्टिव पावर के कोई डिवाइस आपकी रन तो नहीं करने वाली, तो रिएक्टिव पावर जरूरी है। तो आपकी एफिशिएंसी कैसे निकालोगे? एफिशिएंसी कैसे निकालोगे? क्या हो एफिशिएंसी? ये वाला आपका आउटपुट है या इनपुट है? ये आउटपुट और ये इनपुट। तो क्या हम PR अपॉन PS करके एफिशिएंसी बता सकते हैं? परसेंटेज में निकाल रहे हैं तो 100। नो, क्या मैं PS को ऐसे लिख सकता हूँ क्या? PS को PR प्लस जो भी ट्रांसमिशन लाइन के लॉसेस हैं, ट्रांसमिशन लाइन लॉस इनटू 100, हो सकता है या नहीं? तो अगर आपको रिसीविंग एंड साइड पावर मिल जाए और आपको अगर लॉसेस पता हो तो एफिशिएंसी बता सकते हो? बता सकते हो या नहीं बता सकते? नॉर्मल उसके अंदर आपने एफिशिएंसी क्या लिखी थी? आउटपुट अपॉन इनपुट। आउटपुट ये, अगर PR और PS दिया हुआ है तो भी आप एफिशिएंसी बता सकते हो। तो अगर आपको एक्टिव पावर मिल जाए रिसीविंग एंड साइड और सेंडिंग एंड साइड की, तो आप बता सकते हो। ठीक है, पहले इसको नोट करो, फिर आगे वाला एक देखते हैं। वैसे इसके साथ में एक एंगल लगा लेना, वो एंगल काम आएगा। VS एट एन एंगल डेल कर दो, और इधर मैं 0 कर देता हूँ। और लाइन का एक इम्पिडेंस आ जाता है XL, तब इम्पिडेंस बना सकते हैं। शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन के अंदर एक बीच के अंदर दिखाते थे ना, शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन में क्या आता था? इंडक्टर एंड रेजिस्टर। इसमें सिर्फ एक्सएल ले रहे हैं फॉर कैलकुलेशन पर्पस, क्योंकि एक्सएल की वैल्यू काफी ज्यादा हाई होती है। ये कई बार PL करके भी मिल जाता है आपको। PL का मतलब पावर लॉस, ट्रांसमिशन लाइन का पावर लॉस। चाहे PL लिख सकते हो, चाहे जो मर्जी लिख सकते हो। चलो लिख लो, PL लिख लो यार, PL लिख लो। और PL इधर कर लो, क्या है? ट्रांसमिशन लाइन लॉस, मतलब पावर लॉस।
हो गया। जैसे ये पावर निकलती कितनी है, जैसे मान लो हम ऐसे अज्यूम कर लेते हैं कि अप्रोक्सीमेटली सेंडिंग एंड और रिसीविंग एंड की जो पावर है वो सेम ही रह रही है अप्रोक्स। ठीक है, तो कितनी पावर आती है ये, कैसे लोगे? तो थोड़ा बहुत लॉस हो रहा है, शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन है, कोई ज्यादा हम कंसिडर नहीं करें, मान लो अप्रोक्स। एक फॉर्मूला आपने देखा होगा मशीन के अंदर भी सिंक्रोनाइजिंग पावर का, क्या था? जैसे इस साइड की वोल्टेज दूसरे साइड की वोल्टेज, मतलब सेंडिंग एंड साइड की वोल्टेज रिसीविंग एंड साइड की वोल्टेज अपॉन एक्सएल आता था वहां पे। मतलब उसके अंदर ऐसे लिया होगा ना, ई एफ इंटू एक्स लिया था। अब यहाँ पे सिंक्रोनस मशीन जहां कनेक्टेड है उसका वोल्टेज कितना दिया हुआ है, Vs, तो Vs लिख लो, और इंटू लोड साइड का वोल्टेज Vr अपॉन बीच का इंपेडेंस लेते थे, यहाँ कितना है XL, और साइन एक एंगल आता था कि जितना भी यहाँ पे एंगल होगा वोल्टेज के अंदर, जितना भी डिफरेंस आएगा वो आपका यहाँ एंगल आ जाएगा, दैट इज साइन डेल्टा। यही आएगा। ये आपकी क्या है, पावर। तो पावर का बेसिक फॉर्मूला होता है Vs Vr अपॉन XL साइन डेल्टा। अगर ये Vs और Vr दोनों इक्वल हैं तब वो बनेगा V स्क्वायर अपॉन XL इंटू साइन डेल्टा। दोनों अलग अलग भी हो सकते हैं, सेम भी हो सकते हैं। अगर ड्रॉप होगा तो दोनों डेफिनेटली अलग अलग होने वाले हैं, अगर ड्रॉप नहीं होगा तो दोनों सेम होने वाले हैं। नो, इसको क्या बोलते हैं, ये इतना सा पोर्शन, इतना सा। देखो ये पूरी टर्म है साइन डेल्टा, डेल्टा की वैल्यू अगर बढ़ेगी तो पावर की वैल्यू बढ़ेगी, मतलब डेल्टा के ऊपर डिपेंड करके चल रहा है। नो, ये वाली वैल्यू क्या है, क्या मैं ऐसे बोल सकता हूँ ये पावर की मैक्सिमम वैल्यू है? अरे मतलब 10 साइन डेल आएगा तो इसका मतलब 10 क्या है, मैक्सिमम वैल्यू, क्योंकि साइन डेल जब 1 होगा उस टाइम पे मैक्सिमम वैल्यू है। तो इसको क्या बोलते हैं, स्टडी स्टेट मैक्सिमम पावर लिमिट करता है। ये आपकी स्टडी स्टेट मैक्सिमम पावर लिमिट आ गई। ठीक है, नाउ इफ Vs इक्वल्स टू Vr इक्वल्स टू आपका V हो जाए, मतलब कोई दोनों का वोल्टेज सेम हो जाए कुल मिला करके, तो आपकी पावर कितनी बन जाएगी, V इंटू वी, मतलब V स्क्वायर अपॉन XL इंटू साइन डेल्टा। ये बनेगा या नहीं बनेगा? ठीक है, तो बेसिक फॉर्मूला ये है, अगर दोनों वोल्टेजेस इक्वल आ जाती हैं उस केस में V स्क्वायर अपॉन XL इंटू साइन डेल्टा। मतलब चाहे आप इसको कई जगह पे VS स्क्वायर भी मिल सकता है, बात तो बराबर ही है ना। लिख लो, चाहे V को हटा सकते हो चाहो, मतलब वो आपके ऊपर है, ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्या हो गया?
लिख लिया। एडवांटेजेस ऑफ हायर सेंडिंग एंड वोल्टेज, एडवांटेजेस ऑफ हायर सेंडिंग एंड वोल्टेज। एडवांटेजेस ऑफ हायर सेंडिंग एंड वोल्टेज, क्या क्या एडवांटेज होंगे? एडवांटेजेस ऑफ हायर सेंडिंग एंड वोल्टेज मतलब कुल मिलाकर के जो आपकी बस बार है उसके ऊपर सेंडिंग एंड वोल्टेज आप हाई रख रहे हो। जो नॉर्मल जैसे 11 केवी स्टेप अप कर रहे हो, 11 केवी की जगह मान लो 33 रख रहे हो, 33 की जगह 120 केवी रख रहे हो, 220 केवी रख रहे हो, जितना भी आपके दिमाग में आ रहा है। हाँ, ये मत एज्यूम करना जैसे कि 11 के बाद 33 आता है, 22 भी आता है, 20 केवी भी आता है, 10 केवी भी काम में ले रहे हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि इतना ही काम में फिक्स लिया जा रहा है, 60 केवी भी काम में लेते हैं, 100 केवी भी काम में लेते हैं। तो वोल्टेजेस सारी काम में आती है। एडवांटेजेस ऑफ हायर सेंडिंग एंड वोल्टेज, बताओ भाई कोई एडवांटेज। मतलब आप जो सेंडिंग एंड वोल्टेज है उसको आप हाई रख रहे हो तो क्या बेनिफिट है? जैसे नॉर्मली रेफर कर लिया कि वी एस अप्रॉक्स इक्वल रह रहा है वी आर के, ठीक है, तो ये फॉर्मूला बन गया आपका। अगर आपने हायर सेंडिंग एंड वोल्टेज ली, हायर वोल्टेज सेलेक्ट करोगे तो क्या होगा? पावर क्या मिलेगी? हाई मिलेगी। तो मतलब पी एस प्रोपोर्शनल है वी एस स्क्वायर के। हो गया, क्योंकि सेंडिंग एंड साइड बढ़ाओगे तो रिसीविंग एंड साइड भी बढ़ेगी। अगर एक को दो गुना करोगे वो भी दो गुना ही तो बढ़ेगी। तो ओनली प्रोपोर्शनल वी एस नहीं करेंगे, वी एस स्क्वायर करेंगे, ठीक है। तो पी एस प्रोपोर्शनल टू वी एस स्क्वायर, तो ये एडवांटेज है या नहीं है? एडवांटेज ये कि आपको ज्यादा पावर मिलेगी। हो गया। नो, पावर लॉस और वोल्टेज का कोई रिलेशन पता है? पावर लॉस और वोल्टेज का, अगर मैं ऐसे बोलूं कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वी एस स्क्वायर, ये सही है या गलत है? पावर लॉस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होगा वी एस स्क्वायर के, सही है या गलत है? सही है। एक्सप्लेनेशन दूं या क्या? जैसे P इक्वल टू क्या होता है? वी आई कॉस फाई। P इक्वल टू आपका हो गया वी आई कॉस फाई। नो, आपका I इक्वल टू क्या आएगा? P अपॉन वी कॉस फाई। पावर लॉस क्या होता है? आई स्क्वायर इंटू आर। यहां जब आप वैल्यू पुट करोगे तो P अपॉन वी कॉस फाई इनका स्क्वायर आने वाला है इंटू आर। तो वोल्टेज के प्रोपोर्शनल इनवर्सली गया, इनवर्सली जाएगा ना। तो पावर लॉस किसके प्रोपोर्शनल है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वी एस स्क्वायर। तो ये भी एक एडवांटेज है या नहीं है कि वो वी एस की वैल्यू को बढ़ाएंगे तो पी एल पावर लॉस आपका डिक्रीज करेगा, ठीक है। नोट कर लो, एक्सप्लेनेशन लिखो तो लिख लो वरना कोई जरूरत नहीं है खास। और उसमें लिख लेना बाई इंक्रीजिंग सेंडिंग एंड वोल्टेज वी कैन रिड्यूस पावर लॉस। और स्क्वायर की फॉर्म के अंदर आपका कम होने वाला है। यहाँ पे पी आर कॉस फाई तो कांस्टेंट है, ये आपकी सेंडिंग एंड साइड की वोल्टेज है। पी एल फिर इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाता है, ठीक है। मतलब ये सारे कांस्टेंट आएंगे, पी कॉस फाई आर वगैरह ये कांस्टेंट है आपके। बाई इंक्रीजिंग
सेंडिंग एंड वोल्टेज मतलब Vs बाय इंक्रीजिंग Vs पावर लॉस कॉमा लगा के पावर लॉस विल डिक्रीज। पावर लॉस विल डिक्रीज। नो, जो एरिया ऑफ कंडक्टर है वो भी आपका इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा Vs स्क्वायर के। देखा था नहीं? देख रहा था तो डायरेक्टली लिख लो एरिया, मतलब एरिया ऑफ कंडक्टर भी क्या हो जाएगा, तो बढ़ेगा या घटेगा एरिया कंडक्टर का? घटेगा। हायर वोल्टेज में जाओगे तो घटेगा। ठीक है। नो, अगर मान लो मैं हायर वोल्टेज में जाता हूं तो स्टेडी स्टेट पावर लिमिट जो है वो क्या होगी? मतलब ये मैक्सिमम तो ये वैल्यू चलो ये है। नाउ अब मैं इसी की बात कर रहा हूं, अगर मैं हायर वोल्टेजेस सेलेक्ट करता जाता हूं तो क्या होगा? ये आपकी स्टेडी स्टेट जो पावर लिमिट है वो बढ़ती जाएगी, क्योंकि ऊपर वाली टर्म बढ़ रही है एक तरीके से। डेफिनेट सी बात है। तो चलो इसमें लिखो, नहीं हैश टैग करके लिख लो अलग से, मतलब या स्टार करके पॉइंट लिख लो, पॉइंट लिख लो। बाय इंक्रीजिंग द ट्रांसमिशन वोल्टेज, by increasing the transmission voltage, ट्रांसमिशन वोल्टेज आगे लिखो 11/33/132/400/765 किलो वोल्ट, 765 केवी। ठीक है। अब इनको काम में अगर आप लेते हो तो क्या होगा? सबसे पहले तो स्टेडी स्टेट पावर लिमिट क्या होगी? बढ़ेगी। तो पॉइंट कर करके अब इसमें लिख लो, नंबर 1 स्टेडी स्टेट पावर लिमिट increases, steady state power limit, steady state power limit will increases. Second, transmission line losses is reduced, transmission line losses is reduced, transmission line losses is reduced. Third, area and volume of conductor, वॉल्यूम क्या होता है? एरिया इंटू लेंथ, एरिया इंटू लेंथ। जैसे अगर एरिया और वॉल्यूम दोनों, अगर एरिया चेंज हो रहा है तो वॉल्यूम भी डेफिनेटली चेंज होगा। एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर इज मिनिमाइज्ड, कम होएगा ना वोल्टेज को बढ़ाओगे तो। एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर इज मिनिमाइज्ड। तो हम ऐसा क्यों नहीं कर रहे कि 765 तक जाके क्यों रुक गए? उससे ऊपर भी तो जा सकते थे। इंसुलेशन, इंसुलेशन की कॉस्टिंग बहुत ज्यादा हो जाती है बेसिकली। ठीक है। तो नेक्स्ट करो लिमिटेशंस, लिमिटेशंस। बियॉन्ड 765 केवी, लिमिटेशंस में लिखो बियॉन्ड, BEYOND, बियॉन्ड 765 केवी, more insulation is required, more insulation required, which increases the cost of electrical energy, which increases cost of electrical energy. ठीक है। तो पहली चीज तो आपकी ये जो स्टेडी स्टेट पावर लिमिट है, आप Vs को बढ़ा के कर सकते हो, VR को बढ़ा सकते हो आप। एक्चुअल में Vs जितना जाएगा VR उसी के रेस्पेक्ट में जाएगा। VR पे हमारा कंट्रोल नहीं है, हमारा Vs पे जरूर है।
और वैसे तो हमारी लिमिट क्या है वोल्टेज की, वो कांस्टेंट रहती है मेनली। आप वीएस को थोड़ा बढ़ा के लॉसेस वगैरह को सेटिस्फाई भी करा सकते हो। और कोई तरीका है, क्योंकि हम वोल्टेज को ज्यादा वेरी तो करवा नहीं पाएंगे, और कोई तरीका जिसके थ्रू हम पावर लिमिट को हमारी बढ़ा सके? ये हमारी मैक्सिमम पावर लिमिट है। हायर वोल्टेज अगर आपने सेलेक्ट किया है तो आप ज्यादा पावर सेंड कर सकते हो, ये डेफिनेट हो गया, लॉसेस आपके कम से कम होने वाले हैं। अब वोल्टेज लेवल को ऊपर हम जा नहीं सकते 765 के ऊपर, क्योंकि और इंसुलेशन की भी रिक्वायरमेंट ज्यादा है। अब क्या करोगे अगर आपको और ज्यादा करना है? और कोई दूसरा तरीका? एक्सेल? एक्सेल से भी हो सकता है। नहीं, अगर आपने एक्सेल की वैल्यू को रिड्यूस किया तो क्या होगा, आपकी जो भी पावर लिमिट है, मतलब पावर ज्यादा जा सकती है बेसिकली, तो एक्सेल को रिड्यूस हमारा करना रहेगा। मतलब ट्रांसमिशन लाइन का जो रिएक्टेंस आ रहा है, इंडक्टिव रिएक्टेंस, उसको आपको रिड्यूस करना रहेगा। वो कैसे करोगे? सरफेस पॉलिश होनी चाहिए। हाँ, पॉलिश में थोड़ी, पॉलिश में तो कोरोना था। बंडल कंडक्टर, बंडल कंडक्टर से इंडक्टेंस थोड़ा सा कम हो जाता है तो एक्सेल कम हो जाता है। सही मेथड है। और चलो देखते हैं, पहले डाल लो मेथड्स ऑफ रिड्यूसिंग एक्सेल। ये तो पता चल गया ना कि एक्सेल को रिड्यूस करना है, क्योंकि यही दिख रहा होगा मेथड्स ऑफ रिड्यूसिंग एक्सेल। मेथड्स ऑफ रिड्यूसिंग एक्सेल। पावर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/XL। एक बार लिख लो, पावर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/XL। है ना? पावर, सेंडिंग एंड पावर की बात कर लो चाहे। इसको लिखो, बाय रिड्यूसिंग ट्रांसमिशन लाइन रिएक्टेंस, by reducing transmission line reactance, power transfer through the line increases. Line reactance, power transfer through the line increases. Power transfer through the line increases. करेगा या नहीं करेगा इंक्रीज? डेफिनेटली करेगा। नाउ क्या क्या ऑप्शन है? जैसे ये आपकी ये तो लोड साइड हो गई, ये जनरेटर साइड हो गई। इसका वोल्टेज आपको दिया है 1 @ 30 और इसका दे दिया 1 @ 0। पर यूनिट की वैल्यूज ले लिया आपने नॉर्मल। और आपको यहाँ का कुछ इम्पीडेंस दिया जाना चाहिए। कितनी वैल्यू लोगे? J2 ले लेते हैं, ठीक है। अब पावर बता सकते हो PS इसकी? फॉर्मूला लगाओ, सेंडिंग एंड साइड वोल्टेज इनटू रिसीविंग एंड साइड वोल्टेज। ये वोल्टेजेस दी हुई है, ये वोल्टेजेस ही है। V एट एन एंगल थीटा मतलब डेल्टा 1/1/J2 आ जाएगा, ठीक है, इंटू साइन 30। ठीक है, कितना आ रहा है? मतलब 2 लिख लो, चाहे एक्सएल की जगह J2 नहीं लिखो तो चल जाएगा। कितना आ रहा है? 1/2 साइन 30 कितना होता है? 1/2। और ये 1/2 है, तो कितना बन जाएगा? 1/4। नाउ अगर अब इसकी वैल्यू को आपको कम करना है, कैसे कर सकते हो? बोलो भाई। अगर आप जो लाइन 1 लेकर जा रहे थे, अगर मैं उसकी जगह पे 2 लाइन ले जाऊं
तो इंडक्टेंस दोनों का सेम होगा या अलग अलग होगा? सेम होगा। अलग, इसका भी आपका J2, इसका भी J2, यही आने वाला इंडक्टेंस। मतलब मैंने एक लाइन ले जाने की जगह पैरेलल में दो लाइन ले गया। अब क्या होगा, ओवरऑल कितना हुआ इनका रिएक्टेंस? 4, 1 हो गया ना। मतलब पैरेलल में L, आपका रिएक्टेंस पैरेलल में आता है J2 और J2, तो J1 बन जाएगा। नाउ अब पावर कितनी जाएगी? 1 इंटू 1 अपॉन J1 लिख लो चलो, इंटू साइन 30। J1 इसलिए लिख रहा हूं ताकि आपको ऐसे पता रहे ये वाला रिएक्टेंस वाला ही लिया था। अब कितनी वैल्यू आ रही है? 1/2। तो पहले वाले के कंपेयर के अंदर क्या पावर इंप्रूवमेंट हुई? तो कैसे कर सकते हैं हम एक्सेल को रिड्यूस? डबल लाइन ले जाके, मतलब अगर जो सिंगल लाइन ले जा रहे थे उसकी जगह हम डबल लाइन भी ले जा सकते हैं। इसीलिए कई बार ट्रांसमिशन लाइन में आपको 3 की जगह पे 6 वायर भी दिख जाएंगे। कई जगह पे देखे होंगे ना, बड़े बड़े पोल्स के ऊपर या छोटी लाइनों के ऊपर 3 की जगह ज्यादा वायर भी जा रहे होते हैं। जबकि 3 फेज 3 वायर सिस्टम था तो 3 ही जाने चाहिए थे, एक से भी काम चल सकता था। तो वो वही रीजन होता है, वो डबल लाइन लेकर जा रहे होते हैं वहां पे। डबल लाइन की वजह से क्या होता है, एक्सएल आपका कम हो जाएगा, एक तरीके से हाफ हो जाएगा। हाफ होते जस्ट पावर डबल हो जाएगी। तो ये एक डायरेक्ट मेथड है, ये काम में लिया जाता है बेसिकली। डबल पावर जा रही है, ये 1/4 और 1/2 में मत जाओ कि ये वाट तो इतना सही है। मेनली जितना भी वाट पहले जा रहा होगा उसके कंपेयर अब डबल जा रहा होगा। ठीक है, चलो पहले नंबर 1 करके लिखो, पैरेलल और डबल लाइन। पैरेलल और डबल लाइन, पैरेलल और डबल लाइन। ठीक है, इसमें दोनों बना लो मतलब समझने के लिए। ये पैरेलल लाइन है, पैरेलल और डबल लाइन। ये क्या फायदा, पावर डबल गई ना। अच्छा, तो पावर भी तो डबल हो रही है। इसका ऐसे कर लो, इसको PS1, सॉरी, इसको PS1 बोल लो, इसको PS2। तो PS2 बड़ा है PS1 के कंपेयर, ज्यादा पावर जा रही है ना। वैसे J एक्चुअल में नहीं आता है, ये याद रखना, वो समझाने के लिए लिखा है। जब मत ही लिखना, क्योंकि वरना तुम एग्जाम में मत लिखे आना। ठीक है, और इसका चाहे अपन मोड ले सकते हैं। ये वैल्यू पॉजिटिव लेनी है, नेगेटिव मत ले लेना। नेगेटिव लेनी नहीं है ना, VS VR को और एक्सेल को। हाँ, जैसे VS, वो इसीलिए कई लोग ले लें। हाँ, मोड का मत ले। डेल्टा आपका लोड एंगल होता है, पावर एंगल। नेक्स्ट लिखूं, बाई यूजिंग सीरीज कैपेसिटेंस, by using series capacitance in series with transmission line, by using series capacitance in series with transmission line.
पहले कितना लिया था J2, ठीक है। हम क्या करेंगे, ट्रांसमिशन लाइन के सीरीज में एक कैपेसिटर लगा देंगे, इसको बोला सीरीज कैपेसिटर। यहाँ का वोल्टेज 1 एट एन एंगल 30, 1 एट एन एंगल 0। इसकी वैल्यू आप कितनी भी ले सकते हो, माइनस में आएगा। अगर XC में आप लिखते हो तो माइनस का कितना भी ले लो, चाहे J1 ले लो, J0.8 ले लो। तो इस वजह से होगा क्या, ओवरऑल रिएक्टेंस आपका रिड्यूस हो जाएगा, और ओवरऑल रिएक्टेंस कम होने के बाद में पावर निकाल ही सकते हो, वही सेम निकल जाएगी। चाहे PS3 कर देना इस बार इसको, 1 इंटू 1 अपॉन 1 साइन 30। ये -J1 ही नहीं, आपकी जो इच्छा है वो यहाँ पे आ सकती है वैल्यू। तो ये PS3 कितना आ जाएगा, 1/2। तो PS1 के कंपेयर अभी भी ये क्या है, ज्यादा ही मिल रहा है। या आप इसको थोड़ा 0.8 मान लो, लेकिन कैलकुलेशन में थोड़ा सा फिर आ जाएगा, समझ जाओगे ना इसे। -J1 में मतलब कुल मिलाकर के दोनों ऐड होते हैं, -J2 -J1 बनेगा। अगर 0.8 होता तो 1.2 बन जाता, 1.2 बनता ना। अगर यहाँ पे J0.8 लेते तो 2 में से माइनस का 0.8 जाएगा, तो कितना बचेगा, 1.2। तो उस अकॉर्डिंग ले लोगे ना डेटा। ये नीचे वाला डेटा एक्सेल का है, कर लो भाई, ये बना लो थोड़ा सा। इसको बनाने की थोड़ी जरूरत है पहले वाले को, ये बस कैपेसिटर ऐसे लगा देते हैं। पहला वाला मेथड क्या है, प्रैक्टिकली काम में लिया जाता है। दूसरा वाला ये जो मेथड है ना, सीरीज कैपेसिटेंस वाला, ये प्रैक्टिकली काम में नहीं लिया जाता, थ्योरेटिकली सही है। मतलब आपसे अगर पूछे ना कि लाइन का रिएक्टेंस को कैसे हम आप रिड्यूस कर सकते हो, तो आप बता सकते हो सीरीज में कैपेसिटर लगा देना, ठीक बोलोगे। इंडक्टेंस को कैसे रिड्यूस करोगे, सीरीज में कैपेसिटर लगा दो, या डबल लाइन ले लो। डबल लाइन वाला प्रैक्टिकली काम में लेते हैं, जबकि ये सीरीज कैपेसिटर वाला प्रैक्टिकली काम में नहीं लेते। रीजन क्या है, किसने बोला, ये खुद फिजिकल वाला लगाया है यहाँ, ये रियल कैपेसिटर लगाया, ये जरूर आपका है। कॉस्ट का नहीं। नाउ अगर कभी फॉल्ट होता है, तो फॉल्ट के केस में क्या होगा, इस कैपेसिटर के अक्रॉस में हायर वोल्टेज इंड्यूस होगा। हायर वोल्टेज इंड्यूस होते ही ये क्या करेगा, डाई इलेक्ट्रिक को अंदर वाले को डैमेज कर देगा, ठीक है। एयर वाला डाई इलेक्ट्रिक का तो कोई सेंस ही नहीं है, मतलब एयर की डाई इलेक्ट्रिक तो कभी खत्म नहीं होती, उनमें डिस्टेंस बहुत होती है। यहाँ पे आप डाई इलेक्ट्रिक कैपेसिटर में मीडियम भी रखोगे, हायर वोल्टेज फॉल्ट की कंडीशन में आएगा, इसके अक्रॉस अपीयर होगा, तो वो डाई इलेक्ट्रिक आपका डैमेज हो जाएगा। तो कभी भी ऐसा हो सकता है, मान लो एकदम से कहीं फॉल्ट हो रहा है और आपकी पूरी ट्रांसमिशन लाइन के सीरीज कैपेसिटर उड़ गए, ये तो पंगा है। मतलब फॉल्ट कहीं और हुआ था, किसी ने तार बिठाए थे, यहाँ पंगा हर जगह हो रहा है। और इंडिया में करते ही रहते हैं लोग, तार ऊपर से डालते रहते हैं, तो हर बार ये तो पंगा चलता रहेगा। इसलिए इसको प्रैक्टिकली काम में नहीं लेते हैं, इसका नोट करके लिख लो। हाँ थ्योरेटिकली है, एग्जाम में आ जाए तो बाई यूजिंग सीरीज कैपेसिटर इन सीरीज, सीरीज के अंदर एक सीरीज कैपेसिटर लगा देंगे, इससे आपका एक्सेल रिड्यूस हो जाएगा और पावर आपकी मैक्सिमम जाएगी। ड्यूरिंग फॉल्ट कंडीशंस, during fault conditions, voltage across the capacitor, voltage across the capacitance या capacitor, voltage across the capacitance is increased, which damages the insulation, hence it is not preferred practically, hence it is not preferred
PREFERRED, preferred practically. These are not preferred practically. क्लियर? नाउ इसी में चाहे फुल स्टॉप लगा के आगे ही लिख लो, द इलेक्ट्रोमैकेनिकल रिले, the electromechanical relays are used because these requires more time for fault clearance. जो रिले है ये इलेक्ट्रोमैकेनिकल क्या है, ये रिले का जब टॉपिक आएगा स्विच गियर में उसमें समझ में आएगा आपके। थर्ड पॉइंट कैसे रिड्यूस कर सकते हैं एक और, बाय यूजिंग बंडल्ड कंडक्टर। थर्ड, बाय यूजिंग बंडल्ड कंडक्टर, बाय यूजिंग बंडल्ड कंडक्टर। ये हो गया। नेक्स्ट हेडिंग, मतलब इसमें थोड़ी लिखा हूं बाय यूजिंग बंडल कंडक्टर, पता है एल रिड्यूस हो जाता है, इंडक्टेंस आपका एक्सएल रिड्यूस हो जाएगा, एक्सएल रिड्यूस के होते ही आपका काम बन गया। ये क्लियर है ना? नो चलो, इंपॉर्टेंस ऑफ लोड एंगल और पावर एंगल, इंपॉर्टेंस ऑफ लोड एंगल और पावर एंगल। हाँ, और लोड एंगल और पावर एंगल एक ही चीज होते हैं, लोड एंगल और पावर एंगल, डेल ब्रैकेट में डेल्टा। नो सिंक्रोन क्या हुआ, क्या बन गई, तबीयत खराब हो मटरी। एक जैसे मान लो सिंक्रोनस मशीन के अंदर दो फील्ड आती है, एक कौन सी, स्टेटर फील्ड, एक रोटर फील्ड। स्टेटर फील्ड और रोटर फील्ड दोनों के स्पीड से रोटेट कर रही होंगी, सिंक्रोनस स्पीड से, सेम स्पीड से रोटेट कर रही होंगी। मान लो एक आपकी ये वाली ले लेते हैं हम, दिस इज फाई स्टेटर एंड दिस इज फाई रोटर। मतलब एक आपका रोटर है, एक स्टेटर फील्ड है, दोनों फील्ड रोटेट कर रही है। ये तो क्लियर है। हाँ, रोटर स्टेटर स्टेशनरी है, लेकिन आरएमएफ तो रोटेट कर रहा है स्टेटर पे, और रोटर के ऊपर रोटर भी रोटेट कर रहा है और आरएमएफ भी रोटेट कर रहा है। तो दोनों की स्पीड सेम है आपकी, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। अब इन दोनों के बीच में अगर मैं कोई एंगल लेता हूं तो ये इसी को हम बोलते हैं लोड एंगल और पावर एंगल। यही आपका डेल होता है, जो डेल्टा आपने लिया था यही आपका लोड एंगल और पावर एंगल। ये डेल्टा कांस्टेंट रहेगा या वेरी करेगा? ये डेल्टा आपका कांस्टेंट रहने वाला है, क्योंकि दोनों की स्पीड आपकी इक्वल है, मतलब चेंज नहीं हो रही। नाउ अब एक चीज बताओ, अगर आपके लोड ज्यादा कनेक्ट हो गया, एकदम से ज्यादा लोड कनेक्ट हुआ, तो उस केस में क्या होगा, जनरेटर की स्पीड स्लो होगी या तेज चलेगी? लोड ज्यादा हुआ, सिंक्रोनस जनरेटर की कम होती थी ना, कम होती थी, क्योंकि इलेक्ट्रिकल अपोजिशन ज्यादा आता था कंपेयर टू मैकेनिकल, तो स्पीड डाउन होती थी, डी एक्सेलरेट होता था जनरेटर आपका। नाउ अगर स्पीड कम हुई तो ये एनएस से थोड़ा कम रोटेट करेगा, एनएस से कम रोटेट करेगा तो डेल्टा बढ़ेगा, बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा? नाउ अगर मान लो कि लोड उधर से कम हो गया, आपने एक साथ एकदम से शट डाउन कर दिया, जनरेटर की स्पीड तेज होगी,
तेज होगी मतलब ये NS से तेज रोटेट करेगा, तो ये जो डेल है ये क्या होगा, कम होगा, क्योंकि ये तो NS से रोटेट करेगा, स्टेटर RMF तो आपका NS से रोटेट करेगा, रोटर की स्पीड पे ये डिपेंड करेगा। तो लोड के बढ़ने पे डेल क्या होता है, लोड के बढ़ने पे स्पीड रिड्यूस होती है, स्पीड के रिड्यूस होने से डेल बढ़ता है, तो लोड के बढ़ने से डेल बढ़ता है, लोड के घटने से डेल्टा घटता है। और डेल वैसे एक्चुअल में है क्या, लोड एंगल और पावर एंगल है दोनों फील्ड के बीच का, वोल्टेज का भी बोल सकते हो, जैसे मान लो रिसीविंग एंड और सेंडिंग एंड के वोल्टेज का बीच का डिफरेंस, ये इन्हीं से क्रिएट होता है। और डेल की जरूरत होती है, अगर डेल नहीं हुआ दोनों फील्ड के बीच के अंदर, तो आपका कोई भी कन्वर्जन नहीं हो सकता। ये ऑलरेडी हम पहले ही देख चुके हैं, क्योंकि दो फील्ड के बीच में कुछ एंगल चाहिए तभी कुछ क्रिएट होगा, अदरवाइज तो वो काम ही नहीं करेगा। ठीक है नाउ, ये जो डेल है, अब एक चीज बताओ, पी एस इक्वल टू आपका आ रखा है, मतलब सेंडिंग जितनी पावर आप सेंड कर रहे हो वो आ रही है वी एस वी आर अपॉन एक्स एल साइन डेल। ठीक है, जब भी लोड चेंज होगा, उस लोड को सेटिस्फाई करने के लिए क्या चेंज होगा, लोड एकदम से चेंज होता है, क्या वोल्टेजेस चेंज होती है, कभी नहीं होती। क्या एक्सएल चेंज होता है, एक्सएल तो आप एक बार करके दे दिया आपने, वही रहने वाला है। कोई माइनर सा कोई डिफरेंस आएगा तो वो उसके करंट की वजह से कोई थोड़ा बहुत आ जाए, बचेगा कौन फिर। अगर मान लो एकदम से ज्यादा पावर की डिमांड आई, डेल्टा, मतलब लोड ज्यादा कनेक्ट हुआ, डेल क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, तभी ज्यादा पावर जाएगी। डेल अगर बढ़ेगा नहीं तो पावर ज्यादा जाएगी नहीं, फिर ये एक टाइम के बाद में कांस्टेंट हो जाएगा, जैसे ऐसा नहीं होगा कंटिन्यू बढ़ता रहेगा, जैसे ही डेल्टा बढ़ेगा पीएस भी बढ़ जाएगा, फिर मेंटेन हो जाएगा, मतलब इलेक्ट्रोमैकेनिकल पावर और मैकेनिकल पावर दोनों इक्वल हो जाएंगी। अगर मान लो रिक्वायरमेंट कम हुई तो डेल घटेगा, जनरेटर की स्पीड थोड़ी सी बढ़ेगी, फिर कांस्टेंट हो जाएगी, दोनों के बीच में एक एंगल बन जाएगा। तो प्रैक्टिकली वैसे कितनी होती है एंगल इसका, तो ऐसे हो सकता है कि ज्यादा लोड बढ़ गया तो आप इसको बढ़ा के 75 80 90 अबव 120 मतलब ऐसे लेके जा सकते हो, या फिर कोई फिक्स है किससे ज्यादा नहीं जाएंगे। 90 से कम, इसको 30 से 45 डिग्री तक ही ये जा सकता है, इससे ज्यादा वेरिएशन नहीं देगा। अगर इससे ज्यादा लोड कनेक्टेड है तो आपको फिर दूसरे सोर्सेज लगाने पड़ेंगे, क्योंकि ऐसा नहीं कर सकते आपकी इन्हीं के बीच में एंगल बढ़ा के आप पावर बढ़ा रहे हो। इसका मतलब तो ये कि अब आपकी पावर का क्रॉस हो चुका है कि वोल्टेज, और एक्स भी आपने देख लिया कैलकुलेट करके कि जैसे आपके आप सप्लाई कर सकते हो 1000 वाट, ठीक है, उधर से डिमांड आ रखी 1500 वाट की, तो वो सेटिस्फाई अब नहीं हो सकती, फिर अब दूसरा पावर प्लांट वाला ही करेगा या कोई दूसरा जनरेटर आप चलाओ। ठीक है, तो इसमें पहले ये बना सकते हो चाहे बनाना चाहो तो कि ये डेल होता है वैसे। ये रोटर RMF है एंड दिस इज स्टेटर RMF।
ठीक है, नेक्स्ट। ये तो पता है डेल्टा अब चेंज होएगा। दिस डेल्टा इज चेंज्ड, दिस डेल्टा इज चेंज्ड, this delta is changed by regulating the governing valve, the governing GOVERNING valve VALVE, governing valve VALVE in the generating station, in the generating station। मतलब मेनली आप स्पीड बढ़ा के स्पीड घटा के ये काम थोड़ा कर सकते हो। हाँ, ऐसे नहीं कि बढ़ाने के बाद आप कंटिन्यूसली बढ़ा रहे हो, मतलब एक डेल थोड़ा सा, जैसे मान लो एक पर्टिकुलर टाइम के लिए स्पीड बढ़ी तो ये वाला डेल कम हो गया, ठीक है, फिर कांस्टेंट हो जाएगा, वापस एनएस के ऊपर ही आ जाएगा, रन करेगा, मतलब इस डेल की वैल्यू कम हो जाएगी। दोनों रोटेट कर रहे हैं एनएस पे। ये मत एज्यूम करना कि ये एनएस से तेज ही रोटेट करेगा, बस थोड़े टाइम के लिए, जब तक आपका स्टेबल नहीं होता। एक पीएस और डेल के बीच में वो एंगल भी बताया था ना मैंने, कि आपका ये ऐसे पॉइंट मूव करता है, इधर जाता है फिर इधर आता है, जो डेल्टा है। डेल्टा के लिए बताया था ना कि लोड बढ़ता है तो मान लो ये बढ़ता है घटता है, एक बॉल का एग्जांपल भी लेके, कि वो रुकता नहीं है, कभी बढ़ेगा कभी घटेगा, स्पीड बढ़ेगी घटेगी, फिर एक स्टेबल पॉइंट को अचीव कर लेगा। तो ये वो वाला केस है थोड़ा सा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, ड्यू टू स्टेबिलिटी लिमिटेशंस, ड्यू टू स्टेबिलिटी लिमिटेशंस practical value of del is, practical value of del is between 30 degree to 45 degree, between 30 degree to 45 degree। It is measured in mechanical radians। आगे वाला पॉइंट चाहे लिख सकते हो, it is measured in mechanical radians। It is measured in mechanical radians। No. रेडियन, ये नोट कर लेना कि डेल वेरी करता है, पावर वेरी करेगी। ऑलरेडी अगर कंस्ट्रक्टेड हो गई लाइन तो उसमें ये चीजें, अब एक्सेल वगैरह चेंज थोड़ी होता है। जैसे आपने बंडल कंडक्टर काम में लेना था, ले लिया, अब एक्सेल फिक्स हो जाएगा एक बार के अंदर ही, अब चेंज नहीं होगा वो। क्वेश्चन लिखो, हो गया नहीं। इन न्यूक्लियर पावर प्लांट जनरेटिंग स्टेशन इज, इन न्यूक्लियर पावर प्लांट generating station is, generating station is लिख लिया, delivering 500 मेगावाट, delivering 500 मेगावाट to a load center, to a load center to a load center which are the, which are the which are the following transmission network, following transmission network, which are the following transmission network is more suitable,
बनाओ भाई। तुम्हें फेजर बनवाओ, वैसे फेजर तुम्हारे आते नहीं है। बनवाना है डायरेक्टली बता दो कि लैगिंग लोड पे इतना रेगुलेशन आएगा। बोलो। फेजर बना के देखना चाहोगे या वैसे ही बता दूं? हम्म। फेजर नहीं आएगा, आपसे ऐसे ही पूछेगा लैगिंग लोड पे वोल्टेज रेगुलेशन पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा या क्या होगा। हम्म। ठीक। इसका बताओ क्या होगा। क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 500 मेगावाट का एक न्यूक्लियर पावर प्लांट है, ठीक है, उसको पावर सेंड करनी है, तो कौन सा वाला सूटेबल रहेगा? बी। ए किसका आ रहा है? सारे थोड़े बोलने हैं। ए किसका है? 500 मेगावाट के लिए था ना क्वेश्चन। न्यूक्लियर पावर प्लांट है, डिलीवरिंग 500 मेगावाट पावर को सेंड कर रहा है लोड को, ठीक है। तो कौन सा वाला ट्रांसमिशन नेटवर्क आप काम में लोगे इनमें से? 500 मेगावाट है, 132 केवी ये सिंगल लाइन है, 220 केवी डबल लाइन, 220 विथ सीरीज कैपेसिटेंस एंड 400 केवी विथ डबल लाइन। तो कौन सा वाला सूटेबल रहेगा? देखो, अगर आप हायर वोल्टेज सेलेक्ट करोगे तो आपके पावर वैसे ज्यादा जाती है। हायर वोल्टेज सेलेक्ट करने पे आपका जो पीएस वीएस इंटू वी आर आता है, यहाँ हायर वोल्टेज सबसे ज्यादा किसमें है? 400 केवी। नाउ दूसरी चीज, एक्सएल अगर मान लो कम होता है आपका, तो क्या होता है? आपका पावर ज्यादा जाती है। एक्सएल किस किस में कम होगा? डबल लाइन, इसमें भी कम होगा और इसमें भी कम होगा। तो इन तीनों में से कौन सा प्रेफर कर सकते हैं? पहले इन दोनों के बारे में सोचेंगे, इसको नेग्लेक्ट कर देंगे। रीजन क्या है? ये प्रैक्टिकली यूज नहीं करते, कैपेसिटर वाला थ्योरेटिकली काम में लिया जाता है। अब इन दोनों में डबल लाइन है, तो इंडक्टेंस तो दोनों का सेम आ गया। अब वोल्टेज से कंपेयर कर लो, तो कौन सा वाला? 400 वाला आपके लिए थोड़ा ज्यादा एडवांटेजेस होगा, ठीक है। ठीक है। इफेक्ट ऑफ लोड पावर फैक्टर, इफेक्ट ऑफ लोड पावर फैक्टर, इफेक्ट ऑफ लोड पावर फैक्टर ऑन वोल्टेज रेगुलेशन, इफेक्ट ऑफ लोड पावर फैक्टर ऑन वोल्टेज रेगुलेशन, इफेक्ट ऑफ लोड पावर फैक्टर ऑन वोल्टेज रेगुलेशन। सॉरी।
ये लोड साइड है RL एंड XL। नाउ यहां से इसके अंदर जैसे इधर से आपके जो करंट आएगी, एक सेंडिंग एंड करंट हो जाएगी, एक रिसीविंग एंड साइड की करंट होगी। इसके अक्रॉस कुछ ड्रॉप होगा, इधर प्लस माइनस, इसके अक्रॉस भी कुछ ड्रॉप होगा। मतलब IR या IS मान लो, IR और IS तो सेम है, मतलब कोई डिवीजन नहीं हो रखे तो। नो, I इंटू आर इसके अक्रॉस ड्रॉप होगा, एक ड्रॉप इसके अक्रॉस होगा I इंटू XL। कुछ ड्रॉप अगर मान लो इधर भी कुछ है तो उसके वजह से हो जाएगा। तो इसका वोल्टेज VR ज्यादा होगा या VS ज्यादा होगा? VS आपका ज्यादा आने वाला है। नो, VS आपका ज्यादा आएगा कंपेयर टू VR। तो वोल्टेज रेगुलेशन क्या आएगा? पॉजिटिव, नेगेटिव या जीरो? पॉजिटिव, पॉजिटिव ही आएगा। ठीक है, तो वोल्टेज रेगुलेशन इसका पॉजिटिव आएगा। वैसे तो उसमें देखा था ना, एक बनवा ही दिया था मैंने। हाँ शायद मशीन में भी बनवा ही दिया था ना तुम्हें। मशीन में जो वो बनाया था ना एक, रेगुलेशन का। बस फिर तो हो ही गया तुम। हाँ वहाँ समझा दिया था ना। मतलब ये रेगुलेशन था एंड दिस इज पावर फैक्टर था। कैसे कैसे वैल्यू थी, यहाँ कितनी थी? 1। और इस साइड कौन सा था? लैगिंग वाला था। और इस साइड लीडिंग। स्लिप वाले पे कौन सी मशीन में बताया था? लगेगा लगेगा, इसमें भी लगेगा ये। नहीं बता तो रखा ही है ना, 0.8, 0.6, 0.4। कहाँ भी हो उसको छोड़ो, मेन आपको ये याद है। नो, उसी तरीके से लैगिंग लोड पे वोल्टेज रेगुलेशन पॉजिटिव आ रहा है ना यहाँ। ठीक है, इसमें भी लैगिंग पे पॉजिटिव था। ये क्लियर हो गया? नो, यूनिटी पे इसमें पॉजिटिव था, यूनिटी पे इसमें पॉजिटिव था, इसमें भी पॉजिटिव ही आएगा। नो, एक चीज इधर ध्यान से देखना, यहाँ लैगिंग लोड है कंसेप्चुअली। मेन तो देखो आंसर तो इसके बेसिस पे आप कर दोगे, ये शॉर्ट ट्रिक के हिसाब से लिख सकते हो उसको। मतलब ये ऐसा नहीं कि इसमें वैलिड होगा, लेकिन फिर भी थोड़ा शॉर्ट ट्रिक के अकॉर्डिंग चल जाएगा आपका काम। बॉक्स में बंद कर देना, बोला एग्जैक्ट बेसिस पे नहीं है ये, मतलब आंसर करने के लिए है। अब इधर आपके एक्सेल है, मतलब लोड क्या है आपका? इंडक्टिव है एक तरीके से। ट्रांसमिशन लाइन भी आपकी इंडक्टिव है, शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन है, कैपेसिटिव का तो कोई इफेक्ट आ नहीं रखा। अब इसको भी रिएक्टिव पावर चाहिए कि इसको रिएक्टिव पावर चाहिए। रिएक्टिव पावर कौन देगा? सिंक्रोनस मशीन, इसके अलावा अभी कोई नहीं है। सिंक्रोनस मशीन को एक्स्ट्रा करंट भी सेंड करनी पड़ेगी इसके लिए, एक्सेल। तो एक्स्ट्रा करंट इसी लाइन के थ्रू होके आएगी, वो एक्स्ट्रा इनके अक्रॉस ड्रॉप भी करेगी। ड्रॉप करेगी तो आपकी VR की वैल्यू कम होगी। डेफिनेट सी बात है, आपकी VR की वैल्यू कम ही होगी, बढ़ने वाली नहीं है। ठीक है, तो इसको बना लो लैगिंग लोड के लिए वोल्टेज रेगुलेशन पॉजिटिव, बस आपको ये याद रहना चाहिए। इसको नहीं बनाना अभी, इसको नहीं बनाने की जरूरत है। जैसे ऐसे कर लो, यहाँ करंट IR हो जाएगी एंड इधर से सेंडिंग एंड करंट। अगर कोई आपसे इसके क्रॉस ड्रॉप पूछे तो कितना आएगा? और इसके क्रॉस IS XL। और यहां से लेकर यहां तक का वोल्टेज अगर कोई पूछे तो
इसको VS माइनस VR भी लिख सकते हो, या ISR प्लस ISXS भी बता सकते हो। सही है ना दोनों चीजें। लैगिंग लोड के लिए वोल्टेज रेगुलेशन पॉजिटिव, यूनिटी के लिए भी पॉजिटिव आएगा, और लीडिंग के अंदर 3 टाइप का हो सकता है, पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। ये सही चीज आई। मैं यही सोच रहा था यार, फेजर बनेंगे नहीं तो मैं समझाऊंगा कैसे, याद कैसे करूँ। क्योंकि फेजर के थ्रू थोड़ा दिख जाता है कि हाँ ये वोल्टेज छोटा जा रहा है, ये बढ़ा जा रहा है। नो, डी हम लिखेंगे यूनिटी पावर फैक्टर लोड। ये कौन सा लोड होता है? यूनिटी पावर फैक्टर लोड कौन सा लोड होता है? यूनिटी पावर फैक्टर लोड, रेजिस्टिव लोड। अच्छा है, कंडक्टेंस वाला लोड नहीं बोला। RLC हो गया तीनों तुम्हारे। नो, बस यहाँ पे आर आएगा फर्क, तो दोबारा बनाने की जरूरत, बनाऊं या नहीं बनाऊं? नो, तो डायरेक्टली यही बता देता हूँ। देखो इसके अक्रॉस ड्रॉप एक्सएल नहीं है यहाँ पे, इस बार एक्सएल नहीं है, तो रिएक्टिव पावर इसके लिए, लोड के लिए उधर से कुछ नहीं आएगी। आएगी वो जो मेन इधर से जाएगी, अब वो यहाँ ड्रॉप तो करेगी या नहीं करेगी? हाँ, पहले वाले के कंपेयर IS थोड़ी सी क्या होगी, कम होगी, लेकिन ड्रॉप तो करेगी। ड्रॉप करेगी तो इस बार भी VR की वैल्यू क्या होगी? VR की वैल्यू कम होगी, VR की वैल्यू लेस देन होगी VS के। पहले वाले की तरह लिखो तो VS ग्रेटर देन VS होगा। तो वोल्टेज रेगुलेशन इसके केस में भी क्या आएगा? पॉजिटिव। बस आपसे यही पूछा जाएगा, वोल्टेज रेगुलेशन पॉजिटिव आएगा ट्रांसमिशन लाइन का या नेगेटिव। हो गया। थर्ड सी केस लिखो, लीडिंग लोड। लीडिंग लोड, लीडिंग लोड। नाउ लीडिंग के केस में क्या होगा, एक्चुअल में यहाँ पे एक कैपेसिटर आएगा, R और C। R और C आएंगे, इसकी वैल्यू आप जैसे मान लो, अगर वैसे लिखो तो XC लिख लो, या माइनस का j⍵C, या जो भी आप लिखना चाहते हो, XC आएगा। अब बेसिकली करता क्या है, कैपेसिटिव लोड आपने लगाया, तो कैपेसिटर करता क्या है, रिएक्टिव पावर को सप्लाई करता है, डिलीवर करता है। जैसे ही इसमें करंट जाएगी, ये रिएक्टिव पावर को डिलीवर करना स्टार्ट करेगा। नाउ यहाँ कोई कंजप्शन करने के लिए बैठा है, उसी को डिलीवर करेगा, उसके अलावा तो कोई लेगा नहीं, रजिस्टर कोई भी कंज्यूम नहीं करेगा। अब बचा हुआ ये, अगर मान लो लोड ही आपका कैपेसिटिव है, अब ये खुद लोड को थोड़ी सप्लाई दे सकता है, क्योंकि लोड अगर खुद ही ज्यादा ले रहा होता तो इंडक्टिव नेचर का हो जाता। लोड कैपेसिटिव नेचर का, इसका मतलब लोड सप्लाई कर सकता है, ठीक है, इंडक्टिव नहीं है, उसके अंदर डोमिनेंसी किसकी है, कैपेसिटर की है। नाउ अब बचता है लेने के लिए लाइन का इंडक्टेंस। ये क्या करेगा, इसको सप्लाई करना स्टार्ट करेगा। करंट की डायरेक्शन इधर रिएक्टिव करंट की रिवर्स होगी, इससे लेगा नहीं सिंक्रोनस मशीन से। नाउ इसका जो ड्रॉप है वो इधर रिवर्स भी हो सकता है, हो जाएगा। नाउ अगर मान लो कि ये इस ड्रॉप को डोमिनेट कर जाता है, ड्रॉप को डोमिनेट कर जाता है, उसके केस में जस्ट रिवर्स होगी वोल्टेज इसकी।
मतलब इस बार करंट ऐसे आ रही है ना, तो इसका ड्रॉप ऐसे आने वाला है। ये क्लियर है? नो, अगर मान लो अभी भी इसकी वोल्टेज ज्यादा है और इसकी वोल्टेज कम है, तो क्या केस होगा? Vs माइनस वी आर क्या आएगा? इसके अक्रॉस वोल्टेज। ऐसे क्या कर रहा है बता, कौन सी जैसे ये ज्यादा है, ये गट गट कम है, तो Vs ज्यादा आएगा या वी आर? Vs ज्यादा आएगा, क्योंकि अभी भी जैसे ये वाली वैल्यू मान लो 10 वोल्ट है और ये वाली आपकी 8 वोल्ट रही, ठीक है, जस्ट अपोज तो कर रहे, कैंसिल आउट कर रहे, लेकिन 2 वोल्ट का ड्रॉप अभी रह गया, तो Vs में से 2 वोल्ट का ड्रॉप होके Vr में मिलेगा। पहला केस तो ये बनता है। दूसरा केस इधर ध्यान से सुनना, पहला वाला केस ये बन गया Vs ग्रेटर देन Vr। दूसरा केस, अगर मान लो इसके अक्रॉस भी 10 वोल्ट का ड्रॉप हो गया, दोनों कैंसिल आउट कर देंगे, कोई ड्रॉप नहीं होगा, उस टाइम पे Vs इक्वल टू Vr बन जाएगा, ठीक है। वोल्टेज रेगुलेशन जीरो, Vs माइनस वी आर अपॉन आता है ना वी आर, वोल्टेज रेगुलेशन Vs माइनस Vs इक्वल टू वी आर के केस में जीरो, इसके केस में तो पॉजिटिव मिल रहा है। नाउ अगर यहाँ पे 12 वोल्ट बन गया, करंट ज्यादा है, वोल्ट मतलब आपका इस बार Vs कम हो जाएगा कंपेयर टू Vr, मतलब रिसीविंग एंड साइड की वोल्टेज ज्यादा हो जाएगी कंपेयर टू सेंडिंग एंड, और उसके केस में क्या हो जाएगा? वोल्टेज रेगुलेशन नेगेटिव। तो लीडिंग एक ऐसा केस है जिसके केस में तीनों केस बनते हैं, वोल्टेज रेगुलेशन जीरो भी आ सकता है, पॉजिटिव भी आ सकता है और नेगेटिव भी आ सकता है। ये समझने के लिए ये यूनिटी के केस में हमेशा, क्योंकि यूनिटी केस है, इसको तो रिएक्टिव पावर चाहिए, ड्रॉप तो ये जस्ट अपोजिशन में ही करेगी, अपोजिशन में ही करेगी ना, तो लीडिंग के केस में तीनों टाइप के पावर फैक्टर पॉसिबल हो सकते हैं। ये क्लियर हो गया? नाउ इसी अकॉर्डिंग याद रखना, जब भी कैपेसिटिव लोड आता है आपके ट्रांसमिशन लाइन में ये वोल्टेज देखो बढ़ रही है इधर रिसीविंग एंड साइड पे, यहाँ जैसे मान लो जब 200 सेंड करोगे, इधर 220 मिल रही है बिकॉज ऑफ द कैपेसिटेंस इफेक्ट, ठीक है। मतलब ये तो चलो लोड का है, बाकी प्रैक्टिकली एक चीज और बता दूं मैं, प्रैक्टिकली इंडक्टिव लोड होते हैं, कैपेसिटिव लोड नहीं होते हैं, क्योंकि हर किसी को मान लो आपको इंडक्शन मोटर चलानी है, कुछ भी चलाना है, तो आपको रिएक्टिव पावर की जरूरत पड़ेगी। आपको ऐसा थोड़ी है कि आप सप्लाई करोगे, मतलब किसके केस में सप्लाई करोगे, सारे जितने भी लोड हैं सारे के सारे कंज्यूम करते हैं, जितने भी लोड आप लगाओगे सब के सब कंज्यूम करेंगे, कोई सप्लाई नहीं करेगा, ठीक है। तो थर्ड लिख लो सी करके, लीडिंग लोड, लीडिंग लोड, इसमें चलो लिखो इफ इफ एक्सएल ग्रेटर देन एक्सी, मैं लिखवा रहा हूँ ए पॉइंट करके लिखना है इसमें, थर्ड ए पॉइंट मतलब सी है ना, सी का फर्स्ट कर लो, इफ एक्सएल ग्रेटर देन एक्सी, एक्सएल ग्रेटर देन एक्सी, उसी के आगे कॉमा लगा के एरो लगा के, आई एस लैग्स, आई एस लैग्स वी एस, मतलब जो सेंडिंग एंड साइड की करंट है वो अगर लैग करती है कंपेयर टू वी एस, ठीक है, देन जो वोल्टेज रेगुलेशन आएगा वो आ जाएगा आपका पॉजिटिव, देन वोल्टेज रेगुलेशन इज पॉजिटिव। देन वोल्टेज रेगुलेशन इज पॉजिटिव, या इसको चाहे अगर एक्सएल इक्वल टू हो एक्सी के, तो उसके केस में क्या होगा, आई एस इन फेस विथ वी एस, तो वी एस इक्वल टू आपका वी आर बनेगा और वोल्टेज रेगुलेशन जीरो, और एक्सएल लेस देन एक्सी है, आई एस लीड्स वी एस
voltage regulation is 0. Now देखो आपको भी पता है कि करंट अगर लैग कर रही है, अभी भी जो सोर्स करंट है, इधर एक बार ध्यान से देखना, अगर सोर्स करंट लैग कर रही है वीएस से, ये वाली वीएस और आईएस की करंट, इसका मतलब क्या है, ये रिएक्टिव पावर को सप्लाई अभी भी कर रही है, क्योंकि सिंक्रोनस मशीन का जो पावर फैक्टर है वो लोड पे डिपेंड कर रहा है, अभी भी पावर मतलब सप्लाई कर रही है। इसका मतलब क्या है, इधर से कम आ रही है, तभी इसको सप्लाई करने की जरूरत है। उस केस में आपका वोल्टेज रेगुलेशन पॉजिटिव था। ये केस एक्चुअल में फेजर से आता है, वो मैं डायरेक्टली याद करवाने के तरीके से बता रहा हूँ, क्योंकि फेजर तुम बनाते रह जाओगे, आपको एग्जैक्ट आंसर नहीं मिल पाएगा। दूसरा केस भी क्लियर है, एक्सएल और एक्सी दोनों इक्वल कर दिया आपने, मतलब यहाँ जितना एक्सएल बन रहा था इधर से एक्सी सप्लाई होकर आ जाएगा, आपका एग्जैक्ट आ गया। उस केस में आपका आईएस और इन फेज होगा हमेशा वीएस के। अच्छा हाँ, नेगेटिव लिख तो नहीं लिया किसी ने, नेगेटिव, ठीक है, ये क्लियर है ना। और आईएस लीड कर रहा है, इसका मतलब आईएस लीड कर रहा है, मतलब ये ज्यादा सप्लाई कर रहा है, ज्यादा सप्लाई करता है तो इसको भी दे देगा, ठीक है, वो उल्टा केस होता ही था, तो ये लीड करेगा। ये सिंक्रोनस मशीन का ऐसे ही बोल दे, सिंक्रोनस जनरेटर का पावर फैक्टर लीडिंग है तो वोल्टेज रेगुलेशन नेगेटिव। ये वही केस है, ये शॉर्ट ट्रिक के हिसाब से आप बना सकते हो। हाँ, एग्जैक्ट फेजर से आता है, ठीक है, ये शॉर्ट ट्रिक के लिए ये वाला डायग्राम बना के रख सकते हो, ये बना लेना, दिख रहा है ना ये, ठीक है, ये याद रखना क्वेश्चन आता है। तो अब एक चीज देख लो, लैगिंग लोड के अंदर वोल्टेज रेगुलेशन पॉजिटिव, लीडिंग में जी मतलब लीडिंग के अंदर तीनों हो सकते हैं, नेगेटिव, पॉजिटिव और जीरो, यूनिटी में पॉजिटिव, ठीक है। फेजर्स बनाना चाहोगे क्या? फेजर्स की जरूरत वैसे नहीं है, क्योंकि कंफ्यूजन और क्रिएट होगा, क्योंकि एग्जैक्ट समझ भी नहीं पाओगे कि वीएस छोटा जा रहा है या बड़ा जा रहा है। तो लिखो तो सही इसको, ये बना लिया, चलो फिर तो सही, बढ़िया, फास्ट हो। कंपैरिजन बिटवीन शॉर्ट एंड मीडियम ट्रांसमिशन लाइन, कैपेसिटिव इफेक्ट ज्यादा हो रहा है तो इसके केस में देख लेना, रिसीविंग एंड साइड की वोल्टेज क्या हो रही है, बढ़ रही है, मतलब वोल्टेज जो रिसीविंग एंड पे बढ़ रही है ना, क्योंकि ड्रॉप जस्ट रिवर्स के अंदर आ जाता है। तो याद रखना, जब भी रिसीविंग एंड साइड की वोल्टेज ज्यादा हो जाती है उससे क्या बोलते हैं, फेरेंटी इफेक्ट। जो फेरेंटी इफेक्ट आता है ना, वो यही होता है कि अगर मान लो, हाँ, लोड लगाने की वजह से नहीं होगा, वो लाइन खुद कर रही होगी वहां, फेरेंटी इफेक्ट, वो अभी टॉपिक आएगा तो क्लियर हो जाएगा। बस ये याद रखना कि जब भी वी आर रिसीविंग एंड साइड की वोल्टेज ज्यादा हो जाती है कंपेयर टू वी एस, उसे बोलते हैं फेरेंटी इफेक्ट। उस केस में होगा क्या कि लाइन कैपेसिटेंस की वैल्यू एक्चुअल में ज्यादा होगी लाइन इंडक्टेंस के, तो इस वजह से फेरेंटी इफेक्ट होता है। तो वो अच्छी चीज है या बेकार फेरेंटी इफेक्ट? अच्छी चीज है। जैसे आपके घर पे 230 की जगह 300 आ जाए तो मतलब ड्रॉप कम हो, जैसे मान लो अगर आपके फेरेंटी इफेक्ट हो रहा है, हाँ ये है कि अब आप कम वोल्टेज जनरेट कर लो, कम सेंड कर लो, फिर उसके बेसिस पे चलता है। कंपैरिजन बिटवीन शॉर्ट एंड मीडियम ट्रांसमिशन लाइन, ठीक है, तो एक साइड तो पैरामीटर लिखो, बीच में शॉर्ट लाइन एंड मीडियम लाइन, 3 सेक्शन बना लो, ज्यादा 5 6 या 7 लाइन का ही बनाना है, ज्यादा नहीं। पहले वाले में पैरामीटर्स, पैरामीटर्स, शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन एंड मीडियम ट्रांसमिशन लाइन। पैरामीटर्स लिख लिया। आईएस, आईएस क्या होता है, सेंडिंग एंड करंट। तो सेंडिंग एंड करंट के बेसिस पे बता सकते हो शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन और मीडियम ट्रांसमिशन लाइन में क्या डिफरेंस आएगा। याद तो है ना शॉर्ट का वो डायग्राम तुम्हारे दिमाग में, शॉर्ट के अंदर आर और एल दिखता था सीरीज में, और मीडियम में
कैपेसिटर भी आ जाता था, या तो टी याद कर लो या पाई याद कर लो या एंड कंडेंसर याद कर लो, आता था आर एल और सी। ठीक है, नाउ क्या डिफरेंस होगा आई एस का? सेंडिंग एंड करंट तीनों में सेम होती है या अलग अलग होती है, मतलब दोनों में, शॉर्ट और मीडियम में? मीडियम वाले में कम होगी। वोल्टेज से क्या फर्क पड़ रहा है इससे? लोड, ये करंट हमेशा लोड डिमांड करता है। फिर डिफरेंस कैसे होगा? हम तो कंपैरिजन कर रहे हैं। देखो, आई एस इक्वल होगी आई आर के इन शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन। अभी भी देखा है आपने, मतलब शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन में क्या होता है, इधर से जो आ रही है आई एस वो इधर जाती है आई आर। ये क्लियर है? मीडियम ट्रांसमिशन लाइन के अंदर क्या होता है, एक कैपेसिटेंस आ जाता है, और वो कैपेसिटर क्या करता है, एक चार्जिंग करंट देना स्टार्ट करता है। चार्जिंग करंट देता है, चार्जिंग करंट देगा तो हो जाएगा तो लोड साइड में, तो आई एस आपका कम होता है, मतलब कंपेयर टू आई आर, क्योंकि आई आर के अंदर एक आईसी का भी कंपोनेंट आ जाता है, क्योंकि इधर आई एस प्लस आईसी मिलकर ही जाएंगे आपके रिसीविंग एंड साइड में। और कैपेसिटर की वैल्यू हमेशा ज्यादा होती है लोड साइड में, सोर्स साइड जो होता है उधर धीरे धीरे कम होती जाती है, तो आप इसको इधर नहीं बता सकते। तो यहाँ आप बोल सकते हो कि आई एस लेस देन आई आर ड्यू टू IC, charging current, due to charging current of capacitor, due to charging current of capacitor. तो बेनिफिट किसमें है, मीडियम में या शॉर्ट में? शॉर्ट में क्या बेनिफिट है, मीडियम में क्या? देखो, रिक्वायरमेंट तो 50 एम्पियर की, तो 50 ही चाहिए, लेकिन यहाँ 50 भेजनी पड़ रही है शॉर्ट में, वहां 48 से काम चल रहा है आपका, तो मीडियम वाला बेनिफिट हुआ ना कि भेजनी कम पड़ रही, रिक्वायरमेंट के ऊपर है। ठीक है, सेकंड, इधर पीएल कर लेना, पीएल वो पावर लॉस वाला, पीएल पावर लॉस। पावर लॉस किस में ज्यादा होंगे, मीडियम वाले में ज्यादा होंगे। कैसे? पावर लॉस इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं वोल्टेज के, जिसका वोल्टेज ज्यादा उसमें कम पावर लॉस, जिसके अंदर वोल्टेज कम उसका पावर लॉस ज्यादा। तो शॉर्ट के अंदर पावर लॉस ज्यादा होंगे, तो शॉर्ट में लिख लो मोर और उसमें लिख लो लेस। एफिशिएंसी, एफिशिएंसी फिर किसकी अच्छी, मीडियम की अच्छी, तो शॉर्ट में लिख लो लेस और मीडियम में मोर, लेस और मोर। ठीक है, नेक्स्ट वोल्टेज रेगुलेशन, वोल्टेज रेगुलेशन। वोल्टेज रेगुलेशन किस में ज्यादा आएगा, किस में कम आएगा? किसके बेसिस पे बताया तुमने? किसने बोला कि इसमें वी आर इक्वल टू वी एस नहीं है? अब एक चीज बताओ भाई, एक सेकेंड, जब वोल्टेज रेगुलेशन, जैसे मान लो आपका कैपेसिटर नहीं, शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन में है आपका 10% पॉजिटिव है, शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन लोड कोई भी मान लो, चाहे लैगिंग मानो, जो इच्छा है मान लो, 10% है, पॉजिटिव है। नाउ जैसे ही मीडियम में आते हो एक कैपेसिटेंस आता है एक्शन के अंदर। कैपेसिटेंस एक्चुअल में क्या करता है, करंट फ्लो कराता है, लीडिंग पावर फैक्टर देता है, और वो क्या करता है, उस वोल्टेज रेगुलेशन को कम करता है, कम करता है। तो वोल्टेज रेगुलेशन किस में अच्छा मिलेगा, मतलब कम किस में मिलेगा, मीडियम ट्रांसमिशन लाइन में। ये कम करके आपका जीरो भी ले जा सकता है, नेगेटिव भी ले जा सकता है वोल्टेज रेगुलेशन। यही तो पहले वाले में कर किया था हमने, लीडिंग लोड के अंदर। करेगा या नहीं करेगा? जैसे ये आपका वोल्टेज रेगुलेशन है, ये वाला जो केस हमने लिया था इधर, अच्छा इधर ही कहीं है क्या, एक मिनट, जैसे यहाँ कैपेसिटेंस आता है, इसका जस्ट थोड़ा बहुत तो कम होता है,
मतलब पहले मान लो कि ड्रॉप इसके अक्रॉस भी 10 वोल्ट था, इसके अक्रॉस भी 10 वोल्ट था, दोनों मिला के कितना कर रहे थे, 20 वोल्ट कर रहे थे। अब अगर इधर से कैपेसिटेंस आता है, रिवर्स में आएगा, मान लो इसका वोल्टेज इसने 8 कर दिया, 18 का हुआ, ड्रॉप कम होता जा रहा है, तो रेगुलेशन आपका कम होते जा रहा है। जैसे जैसे कैपेसिटेंस इफेक्ट में आता है, रेगुलेशन आपका कम होते जाता है। मीडियम ट्रांसमिशन लाइन में कैपेसिटेंस इफेक्ट में आता जाता है, तो इफेक्ट में आएगा तो किसका वोल्टेज रेगुलेशन ज्यादा होगा, शॉर्ट का वोल्टेज रेगुलेशन ज्यादा होगा और मीडियम का कम होगा। तो वोल्टेज रेगुलेशन में लिख लो शॉर्ट लाइन में मोर एंड मीडियम में लेस। ठीक है। सेंडिंग एक्टिव पावर मतलब सेंडिंग पावर, ये किस में ज्यादा होगी और किस में कम होगी? तो तुक्के मार रही है क्या? आधे सही बताती, आधे उल्टे। लॉजिक से बताओ तो क्या है। मतलब पीएस और पीआर लिख रहे थे ना, सेंडिंग एंड साइड की पावर, मतलब कितना हम सेंड कर रहे हैं। यस, कि इसके अंदर आपको जैसे मान लो इसमें आपको करंट भी पूरी जा रही है, ठीक है, इसमें आप करंट भी कम सेंड कर रहे हो। इसके अंदर आपकी एफिशिएंसी किसमें अच्छी है, मीडियम वाले में अच्छी थी, इसमें कम है, तो ये एक्चुअल में पावर इसमें ज्यादा सेंड करनी पड़ेगी कंपेयर शॉर्ट में, कंपेयर टू मीडियम। तभी तो हम लोग मीडियम को प्रेफर करते हैं। शॉर्ट मीडियम मतलब मीडियम को प्रेफर करना मतलब हाई वोल्टेज को प्रेफर करना। हाई वोल्टेज को तभी तो प्रेफर किया जाता है कि उसके एडवांटेज ज्यादा है। ठीक है, तो इसमें पीएस इसमें लिख लो मोर, उसमें लेस। ये क्लियर हो गया, खत्म हो गया। बस ये कम है क्या, खूब है ये। वो बोलते हैं ना गुण करेंगे तो यही कर जाएंगे। थोड़ा नाम का भी डिफरेंस है, इसमें 5 वर्ड है, उसमें थोड़े लेटर्स 5 है शॉर्ट में, इसमें 6 लेटर्स आ गए। चलो, कंपैरिजन बिटवीन नॉमिनल पाई एंड टी नेटवर्क। इसका मैं थोड़ा सा ही ऊपर ऊपर से बताऊंगा, इसमें ज्यादा अंदर नहीं जा रहे। कंपैरिजन बिटवीन नॉमिनल पाई एंड टी नेटवर्क। एक साइड पाई नेटवर्क बना लो, एक साइड टी बना लो। कंपैरिजन बिटवीन पाई एंड टी नेटवर्क। तो सबसे पहले एक चीज तो ये ध्यान रखना, टी नेटवर्क कैसे बनाया। हाँ, ये आपका कौन सा है, पाई, ये वाला टी नेटवर्क। इनको ऐसे ऐसे क्यों करते हैं आप? देखो एक्चुअल के अंदर तो प्रेजेंट तो ऐसे होता है आपका, एक आर के बाद में ये सी आ गया, फिर वापस से आपका ये आएगा, फिर ये आएगा, फिर ये आएगा, फिर ये आएगा। नो, जैसे ये कनेक्शन कर लेते हैं, ये ऐसा आपकी ट्रांसमिशन लाइन है। अब या तो आप एक काम करो, इसको स्टडी कर लो यहां से लेकर यहाँ तक, या आप स्टडी कर लो यहाँ से, कोई बोले नहीं हम इसको स्टडी करना चाहेंगे, कर सकता है। कोई बोलेगा नहीं मैं तो इतने को ही करूंगा, एंड कंडेंसर में आ जाएगा वो। कोई बोले यहाँ से लेकर यहाँ तक जाएगा, वो टी में जाएगा। तो 3 केस आपके बनते हैं, अलग अलग लोग उठा कर लाते हैं। खाली वो उसके लिए, हाँ, मतलब स्टडी करने के लिए फिर इसी को पूरा यही चल जाएगा। हाँ, मतलब इन तीनों को अब आप सेलेक्ट करोगे ना, तो डिफरेंस क्या क्या आएगा वो एक बार देख लेंगे हम। इनमें क्या क्या डिफरेंस होता है, इनकी चाहे वैल्यूज लिख लेना। देखो इसकी क्या लिखूं, c/2 c/2, इधर z लिख दो, इधर आप लिख लो फिर z/2 z/2 एंड c। z नहीं लिखो, r/2 और l/2 भी लिख सकते हो। ठीक है, नो अब एक काम, ये कोई स्टार और डेल्टा भी कुछ लग रहा है क्या आपको इनमें?
एक आपको ये डेल्टा लग रहा होगा, वो स्टार लग रहा होगा। तो अगर आपसे पाई नेटवर्क देख के टीप बनाने के लिए बोले तो बना सकते हो, स्टार डेल्टा लगा सकते हो। कैपेसिटेंस के लिए भी लगता है, फॉर्मूला मैंने लिखाया था ना। तीनों भी एक साथ भी लगा तो सकते ही हैं। आप एक काम कर लो, इसको वाई में कन्वर्ट कर लो, फिर आपका काम हो जाएगा। वाई 1/y के अंदर ले लो एक टर्म को, 1/y में ले लो, फिर कर लगा। तो आप अगर कैलकुलेशन कैपेसिटर की 1/c के हिसाब से ले ले, अब तो जो रजिस्टर की करता है कैलकुलेशन वैसे ही करते हैं, वो सॉल्यूशन होता है। नहीं, मेनली अरे सी ऐसे हो जाता है, मतलब अगर आपके आर एल सी तीनों आते हैं तो स्टार से डेल्टा में जाते हैं। देख, अगर आर और एल और सी तीनों सीरीज में आते हैं तो वो ऐसे बनता है आर प्लस जे ओमेगा एल, एक आपका बन जाता है 1/j ओमेगा। बस अब कर दो कैलकुलेशन इसके अकॉर्डिंग, ऊपर लेके जाओ तो माइनस में लिख दो इसको। तो कैलकुलेशन तो कर सकते हैं, लेकिन याद रखना कभी अप्लाई मत कर देना, क्योंकि ये एक को कटिंग ही है। इस पे स्टार डेल्टा अप्लाई नहीं करना, इस पे स्टार डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन नहीं लगने वाला है। ठीक है, चलो ये डायग्राम बना लिए। नंबर ऑफ नोड्स कितने कितने हैं इनमें, पाई और टी में, वैसे बने हुए भी होंगे। नंबर ऑफ नोड्स कितने कितने लिख रहे हैं? जैसे 1 2, ठीक है। नीचे वाले को काउंट कर रहने दो, नीचे वाले तो करो तो ठीक है, एक ही है दोनों, ये इसको मिला दो थे, ये दोनों पॉइंट एक ही है ना, नीचे वाला भी 9, इधर 3 3, इधर भी आगे कोई कनेक्शन मिलेगा ना स्टार्टिंग और एंडिंग के अंदर। तो सबसे पहला तो आ गया नोड का डिफरेंस, मतलब इसमें नंबरिंग लगा लेना, 1 2 1 2 3। तो पहले वाले में लिख लो, पाई में नंबर ऑफ नोड्स आर ओनली 2, number of nodes are only 2 so that the number of equations are less। जितने नोड कम होंगे उतनी इक्वेशन भी तो कम होती है। number of nodes are only 2 so that the number of equations are less। दूसरे वाले में लिख लो, number of nodes are 3, number of nodes are 3 so that the number of equations are more, so that the number of equations are more। नेक्स्ट पॉइंट, एक्स इस पाई नेटवर्क में लिखना, एक्सटर्नल कंपनसेटर्स like capacitors and inductance can be easily combined with the transmission line capacitance। External compensator like capacitors and inductance can be easily combined with the transmission line capacitance, and T network में लिखो, it is difficult to combine, मतलब पाई नेटवर्क अगर आप लेते हो तो उसमें थोड़ा आसानी से ऐड कर लोगे, टी नेटवर्क में थोड़ा डिफिकल्ट होगा। पाई नेटवर्क में लिखो, इट इज प्रैक्टिकली यूज्ड
it is practically used as the equivalent circuit. It is practically used as the equivalent circuit of the transmission line. It is practically used as the equivalent circuit of the transmission line in the load flow analysis. In the load flow analysis. Load flow analysis. Load flow analysis. T network में लिखो. It is used to analyze. It is used to analyze the effect of capacitance. It is used to analyze the effect of capacitance at the middle of the line. At the middle of the line. At the middle of the line. जो पाई नेटवर्क है उसको लोड फ्लो के अंदर काम में ले लेंगे. लोड फ्लो एनालिसिस आएगी. लोड फ्लो पढ़ाएगा थोड़ा बहुत. मतलब ये पावर का ही फ्लो है. रिएक्टिव पावर, एक्टिव पावर कैसे कैसे जा रही है, वोल्टेजेस के ऊपर जाती है, कैसे कैसे काम करेगी बेसिकली. और जबकि टी नेटवर्क को कब काम में लेते हैं, अगर आपको मिडिल के अंदर कैपेसिटेंस को चेक करना है कि कितना कैपेसिटेंस का इफेक्ट है, तो टी नेटवर्क को काम में ले लो. ठीक है, ये क्लियर है. चलो अभी फिर आ जाएगा आपका एंड कंडेंसर नेटवर्क. ये तो चलो मैं बाद में कराऊंगा. फेरेंटी इफेक्ट आएगा. फेरेंटी इफेक्ट का वैसे थोड़ा बहुत तो समझ ही गए होगे. फेरेंटी इफेक्ट क्या होता है, जब रिसीविंग एंड साइड पे वोल्टेज अगर हायर आ जाएगी कंपेयर टू सेंडिंग एंड, तो उसे ही क्या बोलेंगे हम, फेरेंटी इफेक्ट. वो ट्रांसमिशन लाइन की कैपेसिटेंस की वजह से होता है, लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन. चलो ये बाकी अब देखते हैं. 4 मिनट कल में भी शायद नहीं है कोई भी क्लास.